Hello everyone, welcome to last moment revision series of Easy Engineering classes। इस वीडियो लेक्चर से हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जो कि कई यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में सी प्रोग्रामिंग की तरह भी पढ़ाया जाता है, उसकी लास्ट मोमेंट रिविजन सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। ये वाली जो सीरीज़ है ये आपको क्लास 11th के स्टूडेंट्स, क्लास 12th के स्टूडेंट्स और बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर MCA BCA के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। इसमें हम सी प्रोग्रामिंग के और इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का जो सिलेबस है उसको लगभग 8 वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। एक एक टॉपिक एक एक लेक्चर के अंदर कवर करेंगे और साथ साथ उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स और प्रोग्राम्स को भी लिख के देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को। और जो सबसे पहला वीडियो है उसमें हम देखेंगे एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बारे में। व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम देखो क्या होता है, किसी भी चीज़ को करने का स्टेप बाय स्टेप अगर हम एक प्रोसेस लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। जैसे अगर हम कहते हैं कि चाय कैसे बनानी चाहिए, तो चाय बनाने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले आप पानी को उबालोगे, उसके अंदर फिर आप चाय पत्ती डालोगे, चीनी डालोगे, फिर दूध डालोगे और उबाल लोगे और आपकी चाय रेडी हो जाएगी। तो ये जो स्टेप है पानी उबालने से लेकर चाय के रेडी होने तक का, इस पूरे स्टेप को बोलते हैं एक एल्गोरिदम। ऐसे ही कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ, उनको सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं और उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ कंप्लीट डिटेल्ड एंड प्रिसाइज स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट ऑफ द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। अब देखो, जैसे हमने चाय बनाने की बात की तो हमने उसमें ये नहीं कहा कि कौन सी चाय पत्ती आप यूज़ करोगे या कितनी चीनी आप डालोगे, तो उसमें वो इन सब वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे जब आप कंप्यूटर के एल्गोरिदम की बात करते हो तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो या कौन से हार्डवेयर के ऊपर कौन से कंप्यूटर के हार्डवेयर पे आप काम कर रहे हो, उन सब से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। एल्गोरिदम क्या है? एक कंप्लीट डिटेल्ड और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिसको यूज़ करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। अब एक बहुत सिंपल सा हम पहले एक एल्गोरिदम लिख के देखते हैं, उसके बाद फर्दर हम इसकी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। क्या हमें लिखना है कि अगर हमारे पास 3 नंबर गिवन है, उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर हमें पता करना है। ठीक है। राइट एन एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट अमंग द 3 नंबर्स। पहले इसका एक सिंपल सा हम देखते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। लेट अस से मेरे पास एक नंबर है i, एक है j और एक है k। i की वैल्यू है 4, j की वैल्यू सपोज है 2 और k की वैल्यू है 3। अब मुझे ये पता करना है कि इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो आप क्या से पता करोगे? आप इन तीनों को आपस में कंपेयर करोगे। तो चलो एल्गोरिदम लिखते हैं और साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे ये पूरा काम कर रहा है। सबसे पहली बात तो आपको इन तीनों को रीड करना है। तो एल्गोरिदम देखो क्या है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? रीड ऑल 3 नंबर्स इन तीनों नंबर को हमने रीड कर लिया। उसके बाद देखो चेक करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 4 2 से बड़ा है। अगर यस 4 2 से बड़ा है तो 4 को 3 से चेक करेंगे, क्या 4 3 से बड़ा है। यस तो हम कह देंगे i इज़ द ग्रेटेस्ट। ठीक है। सबसे पहले हम चेक क्या कर रहे हैं? इफ या i इज़ ग्रेटर देन j, क्या i j से बड़ा है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है? अगेन इफ i इज ग्रेटर देन k देन i इज ग्रेटेस्ट, जो हमने यहां पे देखा था। एल्स अगर i k से बड़ा नहीं है तो k इज ग्रेटेस्ट। देखो चलो अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज i है 4, j को 2 ही रखते हैं और k को रखते हैं 5। पहले हमने चेक किया क्या i j से बड़ा है। इज़ 4 ग्रेटर देन 2? यस। फिर चेक किया क्या 4 k से बड़ा है, यानी 4 5 से बड़ा है। नो। तो अब देखो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा आ गया निकल के? k।
तो वही हमने लिखा है कि अगर आई के से बड़ा नहीं है तो के इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब यहीं पे आते हैं इस वाले का। अगर ये ट्रू नहीं है, सपोज आई है हमारा 4, जे है हमारे पास 5 और के है हमारे पास 3, तो यही ट्रू नहीं हुआ कि आई जे से बड़ा है, तो हम जाएंगे एल्स में। एल्स अब चेक करेंगे क्या y k से बड़ा है। इफ y इज सॉरी y नहीं j, इफ j इज ग्रेटर देन k देन j इज ग्रेटेस्ट। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स k इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, सो दिस इज द एल्गोरिदम ऑफ फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। ठीक है, सो इस तरह से आप एल्गोरिदम्स को लिख सकते हैं। आगे हम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि कैसे उसके एल्गोरिदम्स को लिख रहे हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके। अब देखो, एल्गोरिदम को लिखने के कई सारे अप्रोचेस होते हैं। बेसिकली इसको हम बोलते हैं, हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं एल्गोरिदम की। एक होती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है, वो है टॉप डाउन अप्रोच, जिसको डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच भी बोला जाता है। अब डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉब्लम को हम 2 या उससे ज़्यादा सब प्रॉब्लम्स के अंदर तोड़ते हैं, और जो मतलब एक तरह से ओरिजिनल प्रॉब्लम की तरह ही काम करती हैं। सबका अलग अलग सॉल्यूशन निकालते हैं और उसका सबके सॉल्यूशन को मिला के हम मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका जो क्लासिकल एग्जांपल है दैट इज़ मर्ज सॉर्ट। आप इसको आगे जब C++ या फिर आप जब डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे वहाँ पे देखोगे मर्ज सॉर्ट के अंदर यूज़ होता है। सो बेसिकली देखो, इसमें हम अगर इसका एक सिंपल टर्म्स में आपको बताऊँ तो क्या है। सपोज़ हमें एक प्रॉब्लम दी हुई है, हम इस प्रॉब्लम को तोड़ते चलेंगे। सपोज़ मैंने इसको 2 भाग में तोड़ दिया, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2। फर्दर हम इसको तोड़ देंगे, लेट अस से प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4, प्रॉब्लम 5 एंड प्रॉब्लम 6। तो हम इसको तोड़ते चले जा रहे हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 4, ऐसे इसका सॉल्यूशन क्या है 5, सॉल्यूशन 6। इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन 1, इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन 2, और इन दोनों को मिक्स करके ओवरऑल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सो इस तरह से हम एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना। ऊपर प्रॉब्लम है, नीचे नीचे आते आते हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। सो टॉप डाउन अप्रोच होती है जिसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। तो किसी चीज़ को करने की जो एफिशिएंसी होती है वो नॉर्मली हम मेजर करते हैं कि कितनी तेज़ हमें वो काम करके मिल रहा है। तो एल्गोरिदम का भी ऐसी ही है। इट मीन्स हाउ फास्ट एन एल्गोरिदम कैन प्रोड्यूस द करेक्ट रिजल्ट फॉर ए गिवन प्रॉब्लम, कि कितनी जल्दी हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, वो उस एल्गोरिदम की एफिशिएंसी होती है। और जनरली हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा टाइम है वो कम लगना चाहिए। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी होती है एल्गोरिदम की वो 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो द फैक्टर्स जिस पे एफिशिएंसी डिपेंड करती है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और सेकंड होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एक एल्गोरिदम की एफिशिएंसी डिपेंड कर रही है। ठीक है, सो अब इसमें देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है क्या है। बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है कितनी मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही है एक एल्गोरिदम को रन करने के लिए। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस और मेमोरी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू रन द एल्गोरिदम।
ठीक है, कितना स्पेस रिक्वायर्ड है उसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कितना कंप्यूटर टाइम रिक्वायर्ड है एल्गोरिदम को एग्जीक्यूशन करने के लिए। सो इट टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ कंप्यूटर टाइम required for algorithm execution। ठीक है, तो ये दो होते हैं फैक्टर्स, एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दोनों की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी क्या होती है। अब देखो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर दोनों टाइम होते हैं, कंपाइल टाइम प्लस रन टाइम। कंपाइल टाइम वो टाइम होता है जो एक प्रोग्राम को कंपाइल होने में लगता है। जैसे कोई आपने प्रोग्राम लिखा तो रन करने से पहले आप उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, आप उसे एक मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हो बेसिकली। और रन टाइम होता है उस प्रोग्राम को रन करने के लिए कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है एफिशिएंसी। अब इसका एक एनालिसिस भी होता है एल्गोरिदम का। तो एनालिसिस के लिए हम देखते हैं बहुत सारी नोटेशंस है हमारे पास। सो इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सच एज टाइम एंड स्पेस रिक्वायर्ड बाय इट फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। तो ये सारी नोटेशंस हैं। जैसे जो पहली नोटेशन इसमें कैपिटल ओ एंड बीच में एक ये साइन है, ये रिप्रेजेंट करती है वर्स्ट केस को। सो इट रिप्रेजेंट्स द वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम। इसका मतलब होता है एक एल्गोरिदम को किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में सबसे ज़्यादा टाइम जो लग सकता है वो ये नोटेशन डिनोट करती है। वर्स्ट केस, सबसे बेकार वाला केस है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कुछ इस तरह से नंबर्स दिए हुए 1 2 3 4 5 एंड 6 और हमें कोई कहता है कि हमें नंबर 6 को फाइंड करना है, तो आपका जो एल्गोरिदम है वो क्या करेगा, एक एक करके सबसे मैच करेगा। अब ये वर्स्ट केस है क्योंकि सबसे आखिरी में ये नंबर है। तो ऐसी चीज़ों को जो सबसे ज़्यादा टाइम लेती हैं सॉल्व होने में उसको हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं। देन वी हैव दिस कैपिटल ओ और जिसको हम बिग ओ नोटेशन भी बोलते हैं। It is used to provide the upper boundary constraint over a given function. Upper boundary constraints over a given function. ठीक है, अब इन चीज़ों को देखो आप डिटेल के अंदर जब पढ़ोगे, जब आप डीएस और एडा पढ़ोगे। अभी के लिए इस सब्जेक्ट के लिए आपको पता होना चाहिए एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम कौन कौन सी नोटेशंस होती हैं और उनकी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। देन वी हैव दिस नोटेशन, इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड द एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड। एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड ऑफ अ फंक्शन। Then we have this small o notation. It is used to denote asymptotic loose upper bound. Then we have this omega notation. It is used for asymptotic loose lower bound. ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर द टाइम। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको सिर्फ इसको रिमेंबर करना है। इनके बारे में डिटेल में हम जब डीएस और एडा के वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो वहाँ पे हम इनको आपको डिटेल में कवर कर लेंगे। सो दिस इज़ एफिशिएंसी, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एनालिसिस के लिए 5 नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लो चार्ट्स। अब जो एल्गोरिदम्स हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे, अगर हम उसको एक विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट्स। सो दे आर यूज्ड टू विजुअलाइज द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम। सो अब हम क्या करेंगे, कुछ एल्गोज लिखेंगे और कुछ फ्लो चार्ट्स को भी ड्रॉ करेंगे ताकि आपका ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से कवर हो जाए, बहुत अच्छे से आप इसको
आगे एग्जाम्स में परफॉर्म कर सकें। सबसे पहला लिखते हैं राइट एन एल्गो टू चेक वेदर ए नंबर इज़ ऑड और इवन। तो अब हमें ये पता करना है कि जो नंबर है वो ऑड है या फिर इवन है। तो देखो, अगर हमारे पास एक नंबर कुछ दिए हुए हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो ऑड या इवन पता करने के लिए क्या करेंगे? अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, इसको भी 2 से करता हूँ, इसको भी 2 से करता हूँ, इसको भी 2 से करता हूँ, इसका रिमाइंडर क्या मिला मुझे? 0। इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। इसका रिमाइंडर क्या मिला? 0। इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। तो मुझे पता लग रहा है अगर रिमाइंडर 0 है तो नंबर क्या है? इवन। अगर रिमाइंडर 1 है तो नंबर क्या है? ऑड। और इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम एल्गोरिदम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है एल्गोरिदम का वो तो क्या होगा? रीड द गिवन नंबर। जिस नंबर को चेक करना है उसे रीड करना पड़ेगा। सो रीड द गिवन नंबर, लेट अस से हमने उसको आई वेरिएबल के अंदर रीड करा लिया। उसके बाद क्या करना है? हमें आई को 2 से डिवाइड करना है। सो डिवाइड आई बाय 2, ठीक है। देन if remainder is 1, then when में क्या करना है? odd. So then print odd, else print even, ठीक है। सो इस तरह से हम सिंपल सा एक एल्गोरिदम लिख सकते हैं। चलो अब सेकेंड एल्गोरिदम लिख के देखते हैं एक और। राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। अब किसी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा? 24। ऐसे ही 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 120, ठीक है। सो अब देखो इसका एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे। पहले तो नंबर रीड करा लो। सो रीड द नंबर से एक्स के अंदर मैंने नंबर को रीड करा लिया। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे हर नंबर को उससे पीछे वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाई द नंबर बाय x minus 1 and store the result। और रिजल्ट को हमने सपोज सेव कर लिया y के अंदर, ठीक है। और इस स्टेप को रिपीट करना है कब तक? जब तक ये आपका 1 ना हो जाए, यानी x जो है 1 ना हो जाए। सो रिपीट स्टेप 2, रिपीट स्टेप 2 until x becomes 1, ठीक है ना। कब तक चलाना है? जब तक आपका x 1 ना हो जाए। देन प्रिंट द फाइनल वैल्यू ऑफ y। तो ये जो y होगा ये आपका फैक्टोरियल होगा, ठीक है। अब देखो एल्गोरिदम तो हमने लिख लिए। नाउ एक हम फ्लो चार्ट भी लिखते हैं। सपोज मैं इसका फ्लो चार्ट बनाता हूँ। अब एक इस वाली प्रॉब्लम का हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, ऑड और इवन वाले का। तो देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। अब देखो स्टार्ट करने के लिए आपको ऐसा एक बॉक्स लेना है, ठीक है। सो इसके अंदर के कंटेंट्स को लिखते चलते हैं। स्टार्ट, उसके बाद इनपुट लेना है नंबर। उसके लिए आपको इस तरह का एक बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। सो इनपुट क्या लिया था हमने? आई। सो इनपुट आई, ठीक है। देन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिंपल रेक्टेंगल आपको यूज़ करना है। सो हमने क्या कहा था? डिवाइड आई बाई 2, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमें ना चेक करनी है इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन के लिए हमें डायमंड बॉक्स का यूज़ करना पड़ता है।
सो इस तरह से आप एक डायमंड बॉक्स बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, इफ़ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। अगर रिमाइंडर 1 था तो क्या करा था हमने, अगर ये यस है तो हमें प्रिंट कराना है x इज ऑड और i इज ऑड। सो प्रिंट i इज ऑड, ठीक है। सो इतना क्लियर है आपको। देन अगर ये ऐसा नहीं है तो यहीं पे आ जाते हैं। सपोज हम, अगर ये ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर 1 है तो क्या प्रिंट कराना है, i इज इवन, ठीक है। और दोनों के केस में एंड में हमें जाना है किधर, स्टॉप पे। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें कुछ देखो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट करने के लिए ये वाला आपको यूज़ करना है ऐसे, इनपुट के लिए इस तरह का यूज़ करना है, कोई भी नंबर इनपुट कराना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिंपल रेक्टेंगल आपको यूज़ करना है, कंडीशन को चेक करने के लिए आपको डायमंड बॉक्स का यूज़ करना है। सो दिस इज़ फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, इनपुट नंबर, बेसिक ऑपरेशन, कंडीशन चेक, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ फ्लो चार्ट। सो सबसे एंड में अब हम देखते हैं, दो फ्लो चार्ट बनाएंगे। पहला फ्लो चार्ट है फॉर द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि पहला स्टेप तो क्या होगा, स्टार्ट करना है हमें, सो स्टार्ट। उसके बाद है दो नंबर को इनपुट लेना है। सो इनपुट लेने के लिए आपको इस तरह की शेप का यूज़ करना होगा। लेट अस से मैंने इनपुट लिए आई और जे, सो इनपुट आई एंड जे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन किस में परफॉर्म करोगे, सिंपल रेक्टेंगल में। ऑपरेशन क्या है, सिंपल, सम इज इक्वल्स टू आई प्लस जे। इसके बाद क्या करना है, हमें सिंपल प्रिंट कराना है। देखो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस तरीके का बॉक्स यूज़ होगा, थोड़ा सा टिल्ट वाला रेक्टेंगल। सो क्या प्रिंट कराना है, सिंपल सम, और एंड में स्टॉप करना है तो इस तरह का ही आपको यूज़ करना है, स्टॉप। सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। चलो अब एक और करते हैं जिसमें हम 10 नंबर्स की एवरेज करेंगे। सो 10 नंबर का एवरेज निकालना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो स्टार्ट वाला बनाना है, ठीक है। अब इसमें हमें दो नंबर्स को इनपुट लेना है या इनिशियलाइज करना है। तो मैं ले रहा हूँ आई 0 और एक सम वेरिएबल को भी 0 कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 10 नंबर इनपुट कराने हैं ना, तो 10 बार लूप चलाएंगे बेसिकली हम। सो इज आई इज लेस देन 10 क्वेश्चन मार्क। अगर हाँ, अगर ये ट्रू है तो हम बार बार नंबर लेते रहेंगे, क्योंकि 10 नंबर हमें यूजर से लेने हैं। सो लेट अस से इनपुट x, ठीक है। और यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें। ऑपरेशन क्या करना है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एक्स, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एक्स एंड आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। आई के वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है, और ये कब तक चलना है, जब तक कि 10 नंबर इनपुट ना हो जाए, ठीक है। अब जब 10 नंबर इनपुट हो गए तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, ये फॉल्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, फॉल्स। अब देखो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, एवरेज निकालनी है। एवरेज क्या होगी 10 नंबर की, जितना इनका सम है डिवाइडेड बाई 10। सो सम डिवाइडेड बाई 10 एंड फाइनली हम क्या करेंगे, आउटपुट में प्रिंट कर देंगे किसको, एवरेज को, और इस पूरे एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे।
ठीक है। सो इस तरह से आप बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आए उसका फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। तो अब मैं आपको क्या कहूँगा कि जितना भी मैंने आपको बताया अभी उसको यूज़ करके आप अपनी बुक्स के अंदर देखिए, और कुछ प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पे आप उनके फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिदम्स को अपने आप बना के देखिए, देन आप देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर 1। मैं वीडियो लेक्चर 1 को 2 पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ। इसमें मैंने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट किए। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट इज़ वीडियो #1-1, उसमें हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग के बेसिक पॉइंट्स, बेसिक जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.